नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने जनरल अवेयरनेस का अगला टॉपिक राज्यसभा लेकर आए हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि UPSSC पेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके साइट पर डाउनलोड हो चुके हैं। सरकारी रिजल्ट पर आप एडमिट कार्ड सेक्शन में जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 15 और 16 तारीख को शासन के द्वारा एग्ज़ाम आपके कराने की व्यवस्था की गई है। आप अपने अपने सेंटरों को देखकर पूर्व निर्धारित समय से पहुँचें और पेपर को बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से करना है। घबराना नहीं है पेपर को देख करके, पेपर का लोड नहीं लेना। समय बहुत अधिक है, 2 घंटे का समय चूँकि दे के रखा है। 1/3 मार्किंग है, उस पर नेगेटिव मार्किंग है, उसको भी आपको ध्यान करना है। ठीक है, यहीं सब के चलते आइए हम आपको अपना कम समय में गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं और अगला टॉपिक राज्यसभा हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं राज्यसभा क्या है। ठीक है, ये है हमारा राज्यसभा में लिख दिया। ठीक है दोस्त, तो राज्यसभा जो है कि राज्यसभा को कहते क्या क्या है, अन्य क्या नाम है राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा का जो एक और नाम हम इसे कहते हैं उच्च सदन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उच्च सदन। ठीक है, और क्या सकते हैं इसे? अस्थायी सदन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थायी सदन कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसे हम और कह सकते हैं द्वितीय सदन भी कहते हैं। यही बताएं द्वितीय सदन क्यों कहते हैं, संक्षिप्त रूप में जानिएगा। द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं, प्रथम सदन हमारा लोकसभा होता है, द्वितीय सदन हमारा राज्यसभा होता है, क्योंकि इसकी शक्तियां जो हैं लोकसभा की अपेक्षा काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, इसे हम राज्यों का सदन भी कहते हैं। नया नाम इसका क्या है? राज्यों का सदन भी हम इसे कहते हैं। देखो इसे कहते हैं राज्यों का सदन। क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। क्यों कहते हैं राज्यों का सदन? क्योंकि इसका जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में जो भी सदस्यगण भाग लेते हैं वो भारत के जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों में से जो निर्वाचित MLAs हैं वही आकर इनके सदन निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इसके अनुच्छेद की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 का आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो आज सुन लीजिएगा, मैंने पूरा मिटा दिया। अनुच्छेद 80 क्या चल अनुच्छेद 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में ही राज्यसभा का प्रावधान है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 80 में ही राज्यसभा का प्रावधान है। ठीक है, अब अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, तो ये तो चीज़ आप समझ गए हैं कि अनुच्छेद 80 के तहत संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा को हम कहते क्या हैं? हमने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था, जब हमने संसद पढ़ाया था तभी हमने बताया कि भारत में संसदीय प्रणाली है ना, ब्रिटेन से हमने अपनाई थी, ये बात हमने बताई थी कि नहीं। अब क्या है, देखते हैं कि राज्यसभा में संरचना क्या है राज्यसभा की, है ना। संरचना का मतलब आप समझिए, यहाँ से एक नया क्वेश्चन बना है अभी। ठीक है, उस क्वेश्चन को ही, ये छपने वाला प्रश्न है, आप समझ लीजिए। गारंटी से कह रहा हूँ, यदि पेट से कुछ पूछेगा संरचना से क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, संरचना का मतलब होता है कि कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, तो मैं 2 बातें बताता हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम, यहाँ लिख रहा हूँ वर्तमान। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है मित्र? 250 हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या है, अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250, या वर्तमान कितनी है,
245। अब इनका हम बंटवारा कैसे करेंगे 245 का? तो एक काउंसिल मेरा बनेगा राज्य, राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, ठीक है। एक बनेगा हमारा यूटी कि केंद्र शासित प्रदेश। यूटी क्या कहते हैं आप लिख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश। मैं लिख दे रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। समझ रहे हैं बात? ठीक, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया ना। इसमें एक तीसरा पार्ट है, हमारे महामहिम महोदय 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? तो मनोनीत, है ना, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ये 3 पार्ट में हम बांट कर पढ़ेंगे राज्यसभा को, है ना। तो 225 सदस्य तो आपको क्या मिलेंगे, राज्यों से इलेक्टेड होकर आएंगे, यानी चुनकर आएंगे। देखिए किताबों में 229 अभी भी लिखा मिल रहा है, बस यही मैं बताना चाहता था, ठीक है। किताबों में अभी भी 229 ही लिखा मिलता है, और किताबों में लिखा मिलता है कि 229 सदस्य राज्यों से चुनकर मिलते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर मिलेंगे और 225 सदस्य कहाँ से चुनकर मिलेंगे, राज्यों से चुनकर मिलेंगे। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो कुल 225 8 कितना हुआ, 233 हुआ। 233 संख्या तो चुनकर आती है, ठीक है। 12 मनोनीत होते हैं, कुल 345 हो जाते हैं, जो वर्तमान संख्या हमारी है, ठीक है। यहाँ भी देखो 229 + 4 233 ही है, लेकिन संख्या का फर्क क्यों है ये बताऊंगा। पहले ये आप जानिए कि 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं होते कहाँ कहाँ से हैं। तो साहित्य से हो सकते हैं, साहित्य के लोग हो सकते हैं, कला के लोग हो सकते हैं, जो कला में निपुणता है ना, विज्ञान में निपुणता वाले हो सकते हैं, और खेल वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी शायद वेट लिफ्टिंग से कोई खिलाड़ी चुन के गया हुआ है जल्द में, शायद कंफर्म तो नहीं है, शायद MS मैरी कॉम को चुना गया है, सॉरी मैरी कॉम नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। मीराबाई चानू को शायद खेल के लिए अब की बार मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए, मणिपुर से, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 200 किताबों में तो 229 और 4 मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं राज्यों से 225 चुनकर आते हैं, यूटी यानी केंद्र शासित से 8 चुन के आते हैं। देखो दोस्तों क्या है ना, फर्क यही है अपडेट रहने का। अभी तक हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे कि नहीं दोस्तों। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी में आता था और वहाँ से 4 सदस्य चुनकर आते थे। कितने चुनकर आते थे? 4 सदस्य, ठीक है। तो जो 4 चुनकर आते थे तो वही 25 4 29 हुआ करते थे। लेकिन अब उसका राज्य की श्रेणी से विघटन हो जाने के बाद हुआ क्या, अब राज्य कुल हो गए 28 और यूटी हो गए 9, ठीक है। और यूटी हुई 9 हो गई। तो यूटी हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो 29 और 8 सॉरी 28 और 8 वो 9 निकल गया था, तो 8 यूटी हो गई। तो जो यूटी हमारी बढ़ी ना, लद्दाख और कश्मीर, इन यूटियों से 2-2 चुनकर आने लगे। तो कितने हो गए, पहले 4 थे यूटी से, अब ये जो 2 यूटी बढ़ गई। भाई जो 4 सदस्य हमें पहले जम्मू कश्मीर से मिलते थे वो यूटी में 2-2 यूटी में बांट दिए गए। तो 4 अब यूटी में संख्या 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो अब ये संख्या कहाँ हो गई, 4 से 8 हो गई, यहाँ से घट के यहाँ चली गई। समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन 100% अगर आपसे संरचना से पूछेगा तो यही क्वेश्चन ही पूछेगा कि संख्या राज्यों से कितने चुनकर आती है, 225, यूटी से कितने चुनकर आती है, 8, उन्होंने कितने होते हैं, 12, कुल मिलाकर कितने हुए वो 245, ठीक है। ये संरचना से पार्ट हो गया। आइए दोस्त, संरचना के बाद आप क्या पढ़ते हैं, संरचना हमने आपको पढ़ा दिया। संरचना के बाद हम पढ़ाएंगे आपको सीटों का निर्धारण, किस प्रकार से राज्यसभा के प्रदेश में सीटों का निर्धारण होता है।
कौन से प्रदेश में कितनी सीटें बनेंगी। ठीक है, जैसे कहे जाए सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण, तो इसका जो आधार है ना दोस्त मित्र, वो है जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या। तो जो इसका निर्धारण करती है वो राज्य की करती है, राज्य की जो राज्यसभा की सीटों का निर्धारण होता है वह उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या भारत में किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट संख्या कितनी है, राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कितनी है, 31 सीट पूरे राज्य में सर्वाधिक सीट है राज्यसभा की, वह उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अभी हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी जो है राज्यसभा सांसद चुने गए, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, और मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, मुझे याद आ गया, मैं जहाँ से निवास करता हूँ, मेरा निवास स्थान के जस्ट बगल में कांग्रेस के भी बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो राज्यसभा सांसद इस समय कांग्रेस से राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। तो वो रहने वाले हमारे प्रतापगढ़ के हैं, रामपुर विधानसभा के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस उदाहरण से ये समझाना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जिस विधानसभा का निवासी हो या जिस क्षेत्र का निवासी हो, वह सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वह पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये हो गया, मैंने बता दिया निर्धारण कैसे होता है, हमने बता दिया आदमी चुनाव लड़ कैसे सकता है। ठीक है, अब आती बात योग्यता की, है ना, योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको 2 योग्यताएं जो प्रमुख उन्हें बता देता हूँ। बाकी ये है कि पागल और दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, है ना, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो जो मेन योग्यता पूछता है वो एक ही है कि 30 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, है ना, उम्र कितनी हो, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, भारत में राज्यसभा का सांसद होने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ये बात निर्वाचन पर। एक एक टॉपिक को मैं संक्षिप्त रूप से बताता चल रहा हूँ, जिससे आपकी यूपी SSSC पेट में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। निर्वाचन क्या है, निर्वाचन में सबसे पहले ये होता है कौन इसमें वोट करता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सॉरी, सबसे पहले ये जानिए कि निर्वाचन से कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह है इसमें सीधे जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अच्छा, क्यों नहीं करती है, ये किस लिए व्यवस्था बनाई गई कि राज्यसभा जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, उसमें भी इसको भी प्रत्यक्ष करवा देना चाहिए। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष किया गया कि जिस व्यक्ति की जितनी लोकप्रियता अधिक होगी, वह जितना जनप्रिय होगा उतनी उसकी लोकप्रियता होगी। ठीक है, जैसे आज मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, आके बनारस से सांसद हैं, चूँकि लोकसभा सांसद हैं सीधे जनता। लेकिन जैसे आपके हमारे देश के 2 बार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, और यदि आपके अर्थशास्त्रियों में गणना की जाए तो टॉप 10 विश्व के टॉप 10 अर्थशास्त्रियों में आएंगे वो। ठीक है, लेकिन उनकी लोकप्रियता क्या थी ना, बहुत कम थी। शायद उन्हें 1991 के पहले कोई जानता रहा। 1991 में क्या हुआ, वो चर्चा में आए जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। मंदी के दौर से भारत को उबार कर बाहर लेकर आए 1991 में। फिर क्या हुआ, फिर भी उनको अर्थशास्त्री लोग ही जानते, जनता नहीं जानती थी। वो लोकप्रिय बहुत कम थे। वो जब वो भारत के क्या हुए, वो असम से चुनाव लड़े और हार गए। असम से चुनाव लड़े और हार गए क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत कम थी। जब चुनाव हार गए उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में किसी भी मुख्यमंत्री होने के लिए या क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो सदन बनाया गया ये बैकडोर से ऐसे लोगों के लिए बनाया गया
जो जनप्रिय भी नहीं है, उनके अंदर गुणवत्ता है, क्वालिफिकेशन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनकी आवश्यकता सरकार में अत्यधिक है, उनके लिए बैकडोर से राज्यसभा में आने के लिए व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो निर्वाचन का क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें वोट कौन कर, जनता यदि वोट नहीं करती है तो जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्यों के विधान सभा सदस्य है ना, राज्यों के विधानसभा सदस्य मतलब एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, राज्यों के विधानसभा सदस्य मतलब एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ दो प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या, जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जहाँ जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे विधान परिषद के चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष ही तो होता है। तो जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहाँ पर दो प्रकार की प्रणालियाँ लगाई जाती हैं। कैसी कैसी प्रणालियाँ, एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, होता यह है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है यह वोटों की संख्या को या वोटों की वैल्यू को बराबर करने के लिए होता है, ये वोटों की वैल्यू को बराबर करने के लिए होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ाऊंगा। और एक होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ना। ये क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे आपको, संक्षिप्त रूप में बता दे रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक सीट है, ठीक है, इस पर चुनाव लड़ने के लिए कितने लोग खड़े हुए, 4। मान लीजिए ए भी चुनाव लड़ रहा है, बी भी, सी भी और डी भी। ठीक है, और सीट एक ही है। तो जो वोट देने वाला आता है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब ये होता है वोट एक है लेकिन हम दे चारों को सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना। जैसे वोट तो मेरा एक ही वोट है, वही सबको पता है, एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, लेकिन मैं इस प्रणाली के तहत चारों को वोट दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ, वैसे कहते हैं, मान लीजिए सीट एक है, 4 लोग लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पर बी बने, तो मैं एक प्राइवेट दे दूंगा। मेरी वोट जब दूंगा तो सबको अलग अलग सिंबल मिलेगा। जैसे आप देखते हैं प्रधानी के भी चुनाव में और विधानसभा चुनाव में है ना, कमल भाजपा का है, कांग्रेस का पंजा है ना, सपा की साइकिल है। इस तरह तमाम जो 4 लोग लड़ रहे हैं उनको 4 चिन्ह मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ बी जीते, तो मैं उसे एक प्राइवेट दे रहा हूँ। यदि बी नहीं जीतता, इसे वोट किसी का कम मिलते हैं, मैं चाहता हूँ 2 नंबर पे कौन जीत जाए, ए जीत जाए। फिर चाहता हूँ 3 नंबर पे कौन जीत जाए, सी जीत जाए, 4 नंबर पर डी जीत। मैं चारों को वोट मैंने दे दिए। पहली प्राइवेट से ये दी कि बी जीते, यदि किसी कारण बी को वोट कम मिलते हैं तो कौन जीत जाए, ए जीत जाए। यदि ए को भी कम मिलते हैं तो सी जीत जाए, सी को भी नहीं मिलता मतलब वो विशेषली 4 जीत गया। ठीक है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल पर। तेजी से मैं कार्यकाल का वर्णन कर देता हूँ आपके सामने। निर्वाचन समझ में आ गया ना भाई। आज कार्यकाल डिस्कस करते हैं ना, ये लोकसभा कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। चलो आपसे पूछते हैं, लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोच के बताइएगा आप लोग। ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन इसका नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। क्योंकि यह क्या है, एक स्थायी सदन है, इसीलिए वर्णन नहीं है इसका। ये क्या है, स्थायी। जब ये कभी भंग ही नहीं होता तो कार्यकाल ही क्या हो सकता है। क्यों नहीं भंग होता उसको हम आगे बता रहे हैं ना। अनुच्छेद 83 सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसी के आधार पे मैं कुछ और बताना चाहूँगा। अनुच्छेद 83 में साफ साफ लिखा है
कि राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य, राज्यसभा का ये लिख रहा है कि कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/3, कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/3 प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर, 2 बार लिख दिया हमने, प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा। इसका मतलब समझिए, 1/3 का मतलब है कि कार्यकाल को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया जी? 1, 2, 3 भागों में, है ना। तो उसने कहा कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 प्रति 2 वर्ष, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 करें कितना आएगा? सदस्यों का कार्यकाल कितना आया? 6 वर्ष। कहने का मतलब ये आया, जो सदस्य का कार्यकाल होगा, राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होगा, कितना हुआ दोस्त? 6 वर्ष का। संविधान में ये भी नहीं कहीं वर्णित है, हमने अनुच्छेद 83 के अनुसार एक निष्कर्ष निकाला है, और पेपर में पूछता भी है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है, तो हम क्या बताएंगे? 6 वर्ष का। आप समझ गए कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 जो है प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण नहीं, रिटायरमेंट हो जाएगा। जितने जाएंगे उतने नए आ जाएंगे। यह सदन हमेशा भरा रहता है, खचाखच हाउसफुल, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब कार्यकाल संबंधित कुछ बातों को मैं और बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम एक चीज और पढ़ते हैं। अमूमन किसी संस्था का, किसी सभा का, किसी सदन का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष। क्या कहते हैं? ये आप लोग भी जानते होंगे कि अमूमन किसी सभा का, किसी सीनेट का, किसी सदस्य का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन राज्यसभा के संबंध में ऐसा नहीं है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ शायद अभी आप चौंके एक बार फिर, है ना। राज्यसभा का जो सभा अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा के संबंध में क्या होता है? राज्यसभा का जो प्रमुख सभापति बोलते हैं। कौन किसे बोलते हैं? जो राज्यसभा का प्रमुख होता है उसे सभापति बोलते हैं। जो क्या होता है उसे और उपसभापति, सभापति और उपसभापति 2 लोग होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का जो प्रमुख होगा उसे सभापति, दूसरे प्रमुख को उपसभापति बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि सभापति होता कौन है? राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा इस समय है कौन? बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये ट्विस्ट वाली बात है। 5 वर्ष का होता है दोस्तों। सभापति का जो कार्यकाल होता है, अगर पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन मेरी समझ से अक्सर बच्चे गलत करके आएंगे। अगर पूछ लें राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमूमन लोग टिक करेंगे कितने पर? 6 वर्ष पर। गलत हो जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, इसका चुनाव दोनों सदनों के द्वारा होता है। लोकसभा की तरफ से भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा की तरफ से भी लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है, ठीक है। तो इसके चुनाव में जो होते हैं, इसके सभापति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? दोनों सदनों के लोग भाग लेते हैं ना। दोनों सदनों के लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में दोनों सदनों के लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं।
जबकि उप सभापति का कार्यकाल कितना होता है, आपसे भी पूछ ले सकता है भाई। उप सभापति का कार्यकाल, जब सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सॉरी 5 वर्ष का होता है, तो उप सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 6 वर्ष का होगा। यही कंफ्यूजन है ना। ये सभापति है, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। जबकि उप सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, क्योंकि इसका चुनाव सदन के ही सदस्य करते हैं। सदन मतलब राज्यसभा के ही सदस्य करते हैं। राज्यसभा का एक सदस्य ही क्या बनता है? उप सभापति बनता है। राज्यसभा का जो कोई सदस्य होगा उसे ही क्या करते हैं? सर्वसम्मति से क्या चुन लेते हैं? उप सभापति चुनते हैं। तो उप सदन का ही सदस्य होगा। सदन का ही क्या होता है? सदस्य होगा। और इसका चुनाव क्या करते हैं? सदन के ही सदस्य करते हैं। तो उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों, पेट के लेवल पर मैं बिल्कुल संक्षिप्त ब्रीफ में आपके सामने राज्यसभा का पूरा टॉपिक रख चुका हूं और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना डबडबा रहा है। तो आप लोग एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।